गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन में क्या बैरियर्स होते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन है इस वाले पीपीटी में, इस वाले वीडियो में। बेसिकली देखिए व्हाट आर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बेसिकली अब सबसे ज़्यादा डेफिनेशन की बैरियर्स टू कम्युनिकेशन होता क्या है। एनी फैक्टर विच प्रिवेंट्स अ स्मूथ फ्लो ऑफ द मैसेज। वो कोई भी फैक्टर, कोई भी ऐसी चीज़ है जो प्रिवेंट यानी रोकती है द स्मूथ फ्लो ऑफ मैसेज के स्मूथ फ्लो को। एनी फैक्टर दैट प्रिवेंट्स द स्मूथ फ्लो ऑफ मैसेज, जो मैसेज के स्मूथ फ्लो को रखती है फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, सेंडर से रिसीवर तक, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर। यानी जो भी हमारे स्मूथ फ्लो ऑफ मैसेजिंग को रोकती है, रुकावट बनती है, उसको हम कहते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन बैरियर या बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन मे बी क्लासिफाइड एज अंडर। हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को नीचे इन 4 पार्ट्स में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। दीज आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। देखिए जो फर्स्ट वाला है दैट इज सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर को हम लैंग्वेज बैरियर भी कहते हैं। सिमेंटिक बैरियर ऑल्सो नोन एज लैंग्वेज बैरियर। द सेकंड वन इज फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर। ये फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर होता है। थर्ड है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर। सोशियो का मतलब होता है सामाजिक, साइकोलॉजिकल में मानसिक। बैरियर रुकावट, यानी सामाजिक और मानसिक तौर पर रुकावटें होती हैं जिससे कम्युनिकेटर सही ढंग से चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। दैट इज सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर। एंड फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। नाउ अब देखिए इसका डिटेलिंग। फर्स्ट इज सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर क्या होते हैं, देखिए सिमेंटिक बैरियर अराइजेस ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज। सिमेंटिक बैरियर तब अराइज है, तब पैदा होती है जबकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। बेसिकली सिमेंटिक बैरियर जो होती है वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम के कारण अराइज यानी पैदा होती है। लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जैसे हम जानते हैं हमारे कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, बट इट केयरलेस यूज मे बी डेंजरस। पर इसका केयरलेस यूज जो है बहुत डेंजरस, हानिकारक हो सकता है। लैंग्वेज बैरियर्स आर एज फॉलोज। लैंग्वेज बैरियर्स एज फॉलोज, यानी ये हो सकते हैं लैंग्वेज बैरियर्स। पहला है बैड एक्सप्रेशन। बैड एक्सप्रेशन का मतलब होता है बेसिकली जहाँ पे कि आपका लैंग्वेज इतना अच्छा नहीं होता है कि आप अपने दिमाग में चल रही सभी बातों को आप एज इट इज बता सकें। तो बैड एक्सप्रेशन मतलब फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होता, इसका मतलब होता है अपने मैसेज को या अपनी बातों को सही ढंग से बता पाने में असक्षम होना। देखिए बैडली एक्सप्रेस मैसेज लॉस देयर इम्पैक्ट। अगर मैसेज को गलत तरीके से बोला जाएगा तो उसका इम्पैक्ट, उसका जो प्रभाव होता है कम हो जाता है। यूज ऑफ कॉइन वर्ड्स, अगर व्यक्ति कॉइन वर्ड्स अपने मन से शब्दों को बनाता है। जार्गन्स यानी टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। एंड टेक्निकल टर्म्स, और टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करता है विद स्पेशल मीनिंग, जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग निकल के आता है, प्रिवेंट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रिवेंट्स यानी रोकती है, क्योंकि हर के दिमाग में टेक्निकल टर्म्स नहीं होते, टेक्निकल वर्ड्स नहीं होते हैं, कोई नए शब्द नहीं होते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी सेंडर अगर रिसीवर को नए शब्दों का इस्तेमाल करेगा, बहुत टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करेगा जो रिसीवर के दिमाग में नहीं है, तो ये हमारे कम्युनिकेशन को रुकावट देगी, यानी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हैम्पर या कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो अराइज होगा। वेयर द रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कन्वेड मैसेज। बैड एक्सप्रेशन से ये होता है कि इसमें रिसीवर जो होता है वो कभी भी मैसेज का रियल मीनिंग जो है वो नहीं समझ पाता है, वो सही मैसेज का सही रियल मीनिंग जो है वो नहीं समझ पाता है। द सेकेंड इज फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब होता है जहाँ पे कि हम कम्युनिकेशन को, यानी कि जहाँ पे कि हम जो चीज़ें सुनते हैं, रिसीवर जब सेंडर से कोई भी चीज़ सुनता है उसका गलत तरीके से उसका रूपांतरण करता है, यानी उसको ट्रांसलेट उसको गलत करता है। ऑफन पीपल ट्रांसलेट वर्ड्स इन लिटरल सेंस। अधिकांश लोग जो होते हैं वो शब्दों को लिटरल सेंस, यानी उनके दिमाग में जो होता है वो उसके अकॉर्डिंग उसका मतलब निकाल लेते हैं। वो एक्चुअल में सेंडर कह क्या रहा है उसके ऊपर वो कभी भी इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो लिटरल सेंस के अंदर वो चीज़ों को लेते हैं। Therefore losing the spirit behind the words। और क्योंकि व्यक्ति अपने हिसाब से चीज़ों को सोच लेता है, इसलिए वर्ड्स के पीछे तो उनकी स्पिरिट होती है, यानी बोलने का जो उसकी किस लिए वो पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो जो है वो यूजलेस हो जाती है। इनएक्यूरेट ट्रांसलेशन लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन। अगर रिसीवर जो है वो कही हुई बातों का इनएक्यूरेटली यानी गलत तरीके से अगर उसका ट्रांसलेट करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अगर रिसीवर जो है गलत तरीके से इंटरप्रेट करेगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। नेक्स्ट वर्ड्स विद डिफिकल्ट मीनिंग। देखिए कई शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट मीनिंग के होते हैं, यानी कि जो रिसीवर के दिमाग में नहीं होते हैं। तो अगर सेंडर इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करेगा कहीं ना कहीं तो रिसीवर को समझने में प्रॉब्लम आएगी और वो उसका गलत रूपांतरण यानी इंटरप्रेट उसका गलत करेगा, और वो जो है बहुत ज़्यादा नुकसानकारी होता है कम्युनिकेशन के लिए। देखिए कम्युनिकेशन इज मेनली कैरिड थ्रू स्पोकन और रिटन वर्ड्स। कम्युनिकेशन अधिकतर जो है वो स्पोकन और रिटन वर्ड्स के थ्रू ही होता है, या तो आप बोलेंगे या फिर लिख के देंगे। सम वर्ड्स कन्वे डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका मतलब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपने हिसाब से लगाता है। कई शब्द ऐसे होते हैं कि व्यक्ति अपने हिसाब से बहुत सारे मतलब निकाल लेता है।
When the listener or reader assign a different meaning to the word, जब सुनने वाला या पढ़ने वाला कि वो किसी भी शब्द को अलग मतलब देता है, किसी भी शब्द को अपने हिसाब से अलग मतलब दे देता है, देयर अकर्स अ मिसकम्युनिकेशन, तभी कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन या कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट होता है। यानी कि ये रिसीवर जो है वो उसको बातों को उसी तरह समझे जैसे सेंडर उसको समझाना चाहता है। अगर वैसा नहीं समझेगा तो कहीं ना कहीं पूरा अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, चीज़ें वैसी नहीं जाएंगी, आगे कन्वे नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। अनक्लैरिफाइड मतलब होता है साफ नहीं होना, अजम्पशन मतलब सोच। कई बार ऐसा होता है कि रिसीवर को सेंडर की सोच जो है क्लैरिफाई नहीं होती कि बात क्यों कही गई है। तो जब सोच क्लियर नहीं होगी तो रिसीवर सेंडर की बात को पूरी तरीके से समझने में सक्षम नहीं होता है या पूरी तरह से वो समझ नहीं पाता है। देखिए, द सेंटर ऑफ द मैसेज ऑफन मेक सम अजम्पशंस। सेंटर ऑफ द मैसेज जो है वो अधिकांश बहुत सारे अजम्पशंस यानी बहुत सारे ऐसे काल्पनिक चीज़ें जो है वो बना लेते हैं दिमाग में। व्हेन दीज अजम्पशंस आर वेग, जब ये अजम्पशंस वेग यानी विस्तृत होते हैं, एंड अननोन टू द रिसीवर, रिसीवर के लिए अननोन होते हैं, नहीं जानते हैं, कम्युनिकेशन सफर्स अ लॉट, तब कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, यानी कम्युनिकेशन में तब प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, अब इसके ये तो आपके प्रॉब्लम्स है, अब इसका है रेमेडीज। इसके साथ की रेमेडीज भी, सिमेंटिक बैरियर को कैसे खत्म किया जाए। पहला है यूज ऑफ वर्ड्स विद पॉजिटिव कोनोटेशन, यानी कि सेंडर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे जिसका मतलब जो है पॉजिटिव हो, यानी हमेशा वो रिसीवर को नेगेटिव चीज़ों के बारे में या नेगेटिव चीज़ें जो स्प्रेड ना करे। दूसरा है पॉजिटिवली एंड प्रॉपर्ली ट्रांसलेट द मैसेज, वो जो भी मैसेज देता है सेंडर रिसीवर को वो प्रॉपर्ली एंड पॉजिटिवली ट्रांसलेट हो। तीसरा है करेक्टली क्लैरिफाई द अजम्पशन, ये बहुत ज़रूरी होता है कि रिसीवर जो है वो अजम्पशंस को सेंडर जो है वो अजम्पशन को, अपनी सोच को रिसीवर को करेक्टली क्लैरिफाई करे, यानी कि उसको बताए कि वो किस कारण से ये वाली बात कह रहा है, जिससे रिसीवर जो है कोई गलत काम या गलत कदम जो है वो ना उठाए। एंड फोर्थ इज यूज ऑफ फैमिलियर वर्ड्स टू द रिसीवर, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग करे सेंडर जो रिसीवर पहचानता हो, यानी रिसीवर के दिमाग की डिक्शनरी में जो शब्द है उसी के अकॉर्डिंग उसको शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये है तुम्हारे पास 4 रेमेडी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर। देखिए, फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर राइजेस ड्यू टू डिस्टेंस ऑफ नॉइज। फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर जो है वो होता है ड्यू टू द डिस्टेंस ऑफ नॉइज डिफेक्ट्स। भाई, फिजिकल बैरियर होता है जब लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती है। मैकेनिकल बैरियर होता है जब इक्विपमेंट्स यानी टूल्स में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे आप मेल इस्तेमाल कर रहे हो तो कंप्यूटर हो गया या टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, फैक्स मशीन हो गया, जब इनके अंदर कोई टेक्नोलॉजिकल डिफेक्ट आता है और मैसेज वैसे कन्वे नहीं हो पाता है तो उसका मैकेनिकल बैरियर कहते हैं। और फिजिकल का मतलब होता है जब दो लोग जो है वो बहुत दूर खड़े हुए हैं और बहुत दूर खड़े हुए हैं तो उनका जो कम्युनिकेशन है वो उसके हिसाब से नहीं होता। मान ली 2 व्यक्ति, एक राम एक श्याम है, राम जो है शाम से 10 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है तो उसका कम्युनिकेशन उतना बेटर नहीं होगा क्योंकि फिजिकली उनका डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देखिए, फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर अराइज ड्यू टू डिस्टेंस, नॉइज एंड डिफेक्ट्स इन कम्युनिकेशन। फिजिकल मैकेनिकल बैरियर पैदा होता है लोगों के डिस्टेंस की वजह से, दूरियों की वजह से, नॉइज में डिफेक्ट्स, नॉइज की वजह से, डिफेक्ट्स इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस में डिफेक्ट्स की वजह से, जैसे मोबाइल फोन, टेलीफोन, लैंडलाइन, फैक्स मशीन। जब इनमें कोई खराबी होती है तो कम्युनिकेशन या फिर मैसेज वैसे नहीं पहुंचता जैसा पहुंचना चाहिए। The physical and mechanical barriers can be discussed in the following points। फिजिकल मैकेनिकल बैरियर को हम इन पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड करके बता सकते हैं। पहला है डिस्टेंस एंड टाइम। देखिए, डिस्टेंस एंड टाइम फिजिकल मैकेनिकल बैरियर होता है। देखिए, फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर सर्व्स एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। देखिए, फिजिकल बैरियर अगर सेंडर रिसीवर के बीच में होगा तो वो कहीं ना कहीं बैरियर टू कम्युनिकेशन में ही आएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा दूरियां बढ़ी सेंडर रिसीवर में उतनी ही ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप भी बढ़ेगा। ना तो रिसीवर अपनी बात को सही तरह सुन पाएगा और ना ही सेंडर अपनी बात को ढंग से कह पाएगा। ठीक है, टेलीफोन फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, दे मे ब्रेक डाउन इन टू द टेलीफोन लाइंस। देखो, एग्जांपल यही है कि भाई टेलीफोन फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल नहीं होती है और जहाँ पे हो सकता है उसमें उसके टेलीफोन लाइन जो है टूटी हुई है, देयर मे बी ब्रेक डाउन इन द लाइंस। ठीक है, टेलीग्राफ एंड टेली फैसिलिटी आर नॉट अवेलेबल एंड आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। टेलीग्राफ और टेली फैसिलिटी हर जगह या तो अवेलेबल होती नहीं है या फिर बहुत जगह अवेलेबल नहीं हो पाती है। देयर में ब्रेक डाउन है टेलीफोन एंड टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज एंड द मैकेनिकल इक्विपमेंट्स। इसी तरह से बाकी जो हमारे टेलीफोन हम इस्तेमाल करते हैं, टेलीग्राफ हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह के जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स होते हैं इनमें अगर किसी तरह की कोई खराबी अगर होती है तो हमारा कम्युनिकेशन वैसा नहीं हो पाता है। टाइम इज ऑल्सो बैरियर्स टू स्मूथ कम्युनिकेशन। समय जो है वो भी कहीं ना कहीं हमारे स्मूथ कम्युनिकेशन में बैरियर है, रुकावट है। एज डिलेड मैसेज, क्योंकि अगर मैसेज को पहुंचाने में आपको डिले हो गया, डिलेड मैसेज अगर मैसेज पहुंचाने में डिले हो जाता है, मे क्रिएट कंफ्यूजन। अगर मैसेज को पहुंचाने में डिले कर दोगे तो जो रिसीवर होगा उसके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ये मैसेज किस लिए दिया गया है, क्यों दिया गया है। भाई, टाइमली पहुंचा तो बात समझ में आती, अगर टाइमली नहीं पहुंचेगा तो रिसीवर के पार्ट में, रिसीवर के एंड में कंफ्यूजन क्रिएट होना स्वाभाविक है।
सेकेंड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, जो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दे दी जाती है, एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट रिसीवर कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो रिसीवर समझ में नहीं पाता है, इसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता है, एंड बिकम इम्पॉसिबल फॉर द रिसीवर टू एब्जॉर्ब बियॉन्ड द मेंटलिटी। और अगर हम उसको इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जो रिसीवर जो है वो उसको अपने मेंटल एबिलिटी से ज़्यादा वो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। देयर शुड बी कन्वे ऑफ मैसेज इन अ प्रिसाइज्ड वे। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि मैसेज को बहुत लेंदी मत करो, रिसीवर को मैसेज समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए, इसीलिए मैसेज को ऐसे बताओ कि रिसीवर जो है उसको छोटे शब्दों में सब कुछ समझ जाए। द थर्ड पॉइंट इज द नॉइज। देखिए, द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ऑफन ब्लॉक ड्यू टू नॉइज कॉज बाय ट्रैफिक। हमारा फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? अगर हम देखें ट्रैफिक का नॉइज है, या लोग ह्यूमन साउंड्स, लोग आपस में बात कर रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन वर्क आपके घर के आसपास कोई चल रहा है, तो आप उतनी ज़्यादा ढंग से बात नहीं कर पाएंगे जितना आप करते हैं। तो ये जो है ये सब नॉइज जो है प्रोड्यूस करते हैं। जब नॉइज प्रोड्यूस होगा तो कम्युनिकेशन वैसा नहीं हो पाएगा। मोर डिफिकल्ट एज द नॉइज डिस्ट्रैक्ट पीपल अटेंशन, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि नॉइज जो है वो डिस्ट्रैक्ट करती है, लोगों का अटेंशन को अपने आप बढ़ाती है, and which breaks the concentration of receiver and receiver prevents from paying attention on the context। और इसी कारण से कई बार ऐसा भी होता है कि रिसीवर जो है वो कंटेंट पार्ट पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है, नॉइज़ की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका ध्यान इधर उधर हो जाता है, भटक जाता है, वो सही मैसेज पे या मैसेज कन्वेयर्स पे ध्यान नहीं दे पाता। अब इसको ओवरकम देखिए, इसके रेमेडीज़ हैं। देखिए, पहला लिटिल केयर इज नीडेड वाइल कन्वेइंग द मैसेज, कि इसको खत्म करने के लिए, फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर को खत्म करने के लिए लिटिल केयर इज बीइंग नीडेड। हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी वाइल कन्वेइंग द मैसेज, जब मैसेज को कन्वे करेंगे। दूसरा है बीइंग ब्रीफ एंड प्रिसाइज, कि बहुत अच्छा होगा कि अगर आप इस तरह की मैसेज को बीइंग ब्रीफ यानी छोटा रखें, एंड प्रिसाइज और बहुत छोटा रखें, यानी छोटा या बहुत छोटा हो सकता है ये। नेक्स्ट, फिजिकल सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर। देखिए, सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर वो बैरियर होता है, सोशो मतलब होता है सामाजिक, साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक। सामाजिक और मानसिक तौर पे जब रुकावटें पैदा होती हैं तो हमारे कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। द बैरियर इज ऑलमोस्ट डिफिकल्ट बैरियर टू कम्युनिकेशन, ये बैरियर सबसे डिफिकल्ट बैरियर होता है कम्युनिकेशन में। दिस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें हम इनको इस पर्टिकुलर नीचे दिए गए पॉइंट्स में समझ सकते हैं। सोशो साइकोलॉजी में सबसे पहला प्रॉब्लम होती है पुअर अटेंशन, यानी याददाश्त की कमी, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, चीज़ें याद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ओरल कम्युनिकेशन होगा बहुत ज़्यादा तो चीज़ें आपको एक समय बाद आप भूल जाओगे। रिटर्न होगा तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक समय बाद चीज़ को वापस पढ़ के समझ सकते हो। तो देखो, पुअर अटेंशन में क्या होता है, इन ओरल कम्युनिकेशन में अबाउट 30% ऑफ इन्फॉर्मेशन, हम ये मानते हैं, साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि 30% ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो है इज लॉस्ट, वो आपके दिमाग से निकल जाती है इन ड्यूरिंग ईच कन्वर्सेशन। जितना इतना बात करोगे, जितना इतना बातों को पहुँचाओगे, आपके दिमाग से हर बार मैसेज का 30% हटता चला जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं होता मैसेज भूल जाओगे, इसका मतलब केवल इतना होता है कि अगर मान लीजिए आप मैसेज को पढ़ते भी हैं, अगर आप मैसेज को बोलते भी हैं, तो लैंग्वेज आपकी हो जाएगी, लैंग्वेज सेंडर की नहीं, रिसीवर की सेंडर की नहीं रहेगी, लैंग्वेज आपकी हो जाएगी, उसका मेन मुद्दा वही रहेगा, लैंग्वेज है वो चेंज होती है। अच्छा, Many times we cannot repeat or retain complete message after hearing or reading it once or twice। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार ऐसी भी बातें हमने देखी है कि अगर हम चीज़ों को एक बार पढ़ें या फिर 2 बार पढ़ें, अगर हम चीज़ों को 1 या 2 बार पढ़ लेते हैं तो भी हमको चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं, यानी हमको और भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देने की आवश्यकता होती है। तो पुअर रिटेंशन का सबसे बड़ा कारण है, इसका प्रभाव है। दूसरा, इमोशंस। देखिए, इमोशंस क्या होता है, जो व्यक्ति इमोशनल होता है, देखिए इमोशंस ब्लॉक आवर माइंड, इमोशंस जो होते हैं ब्लॉक आवर माइंड, हमारे दिमाग को बंद कर देते हैं, एंड ब्लर आवर थिंकिंग, और सोचने समझने की शक्ति को हमारी ब्लर धुंधली कर देते हैं, यानी हम वैसे नहीं सोच पाते हैं जैसा हमको सोचना चाहिए। एंड वी फेल टू ऑर्गेनाइज द मैसेज प्रॉपर्ली, और हम मैसेज को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करने से चूक जाते हैं, हम मैसेज को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनअटेंशन। इनअटेंशन का मतलब होता है जहाँ पे ध्यान भटकना। जब रिसीवर का ध्यान जो है भटकेगा यहाँ से वहाँ, जब रिसीवर का ध्यान यहाँ से वहाँ भटकेगा तो सेंडर द्वारा जो मैसेज कहा जाता है वो रिसीवर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो इन अटेंशन की प्रॉब्लम जो होती है वो होती है। देखिए, लैक ऑफ अटेंशन द पार्ट ऑफ द लिसनर और द रीडर इज अ कॉमन बैरियर टू कम्युनिकेशन। रिसीवर लिसनर के पार्ट पे, यानी कि जो सुनने वाला होता है उसके पार्ट पे अगर इन अटेंशन होता है, यानी कि अगर वो सही चीज़ को या सही ढंग से चीज़ों को नहीं सुन पाता है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो उत्पन्न होता है, कम्युनिकेशन बैरियर कहीं ना कहीं पैदा होता है। इन अटेंशन अराइजेस ड्यू टू प्रीऑक्युपाइड माइंड एंड क्रिएट्स डिस्ट्रैक्शन एंड डेविएशन। इन अटेंशन की प्रॉब्लम कब होती है, जब लोगों के दिमाग में पहले बहुत कुछ हो, यानी कि रिसीवर के दिमाग में पहले बहुत कुछ चल रहा हो, वो दूसरे मुद्दों के बारे में सोच रहा हो, एंड क्रिएट्स डिस्ट्रैक्शन एंड डेविएशन, क्योंकि यही सारे जिसके दिमाग में मुद्दे चलते हैं यही कहीं ना कहीं रिसीवर का डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन का कारण बनते हैं, यानी रिसीवर इसी चीज़ से कहीं ना कहीं चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। तो इन अटेंशन का मतलब होता है ध्यान की कमी।
नेक्स्ट है फियर ऑफ स्टेटस। देखा जाए तो स्टेटस कॉन्शियसनेस, देखिए फियर ऑफ स्टेटस का मतलब है, कई लोगों को आपने देखा होगा कि स्टेटस कॉन्शियस होते हैं, यानी कि जो लोग बड़े पोस्ट में होते हैं वो हमेशा मानते हैं हम छोटे की बात क्यों माने या हमारे जूनियर की बात क्यों माने, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम उनकी बात मानेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे रेपुटेशन जो है वो स्टेक पे यानी कि दाव पे लग जाएगी। तो इसीलिए वो इन बातों को नहीं मानते और ये फियर ऑफ स्टेटस की वजह से कभी कभार कम्युनिकेशन में गैप या प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं। देखिए स्टेटस कॉन्शियसनेस इज अ बैरियर। स्टेटस कॉन्शियसनेस यानी रुतबे का जो एक डर होता है ना, इज अ बैरियर, ये एक बैरियर की तरह काम करता है। एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन, स्पेशली फेस टू फेस कम्युनिकेशन में सबॉर्डिनेट वांट्स टू से अ लॉट। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में होता है क्या है, जो सबॉर्डिनेट होता है यानी कि जो एम्प्लॉय काम करता है वो कहना बहुत कुछ आता है, ही वांट्स टू से अ लॉट, बट व्हेन इट कम्स टू द हायर अथॉरिटी, पर जब वो हायर अथॉरिटी के पास जाती है वो वाली बातें, ही फील्स नर्वस, तो वो नर्वस फील करता है। फ्लैटर्स हिज स्पीच, वो अपने जबान को लड़खड़ा जाता है, फ्लैटर स्पीच जबान से लड़खड़ा जाता है। एंड फेल्स टू कम्युनिकेट व्हाट ही वांट्स टू से, और वो फेल यानी कि वो रह जाता है उन चीज़ को कम्युनिकेट करने से जो उसको कम्युनिकेट करना चाहिए, यानी ही फेल्स टू कम्युनिकेट व्हाट ही वांट्स टू से। द सिक्स्थ इज एटीट्यूड एंड ओपिनियन, यानी वो लोग जो घमंडी होते हैं, उनके अंदर बहुत एटीट्यूड होता है, तो ऐसे लोगों के साथ ही बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो हमेशा घमंड में रहते हैं, तो आपको कभी कंफर्टेबल जोन या कंफर्टेबल आप महसूस नहीं करते अपनी बातों को बताने में। देखिए पर्सनल एटीट्यूड एंड ओपिनियन ऑफन इंटरफेयर विद कम्युनिकेशन। पर्सनल एटीट्यूड एंड ओपिनियन जो होता है वो कहीं ना कम्युनिकेशन में हमेशा इंटरफेयर करता है, यानी कम्युनिकेशन में हमेशा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इफ द मैसेज कंटेन्स ओवर एटीट्यूड, अगर मैसेज के अंदर ओवर एटीट्यूड होता है यानी कि बहुत ज़्यादा अहम अगर दिखता है रिसीवर को, एंड ओपिनियन, और अगर बहुत ज़्यादा ओपिनियन अगर दिखता है तो रिसीवर माइट टेक इट अनफेवरेबली, तो रिसीवर कई बार उसको अनफेवरेबली यानी उसको अनैतिक तौर पे ले लेता है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को दर्शाया है या बहुत ज़्यादा बातों को कहा है तो रिसीवर जो है उसको फेवर में ही लेगा, रिसीवर हो सकता है अनफेवरेबली ले ले, कि उसको लगेगा उसका एटीट्यूड, उसका घमंड है, उसका ओपिनियन बहुत अलग है, हमसे वो मैच नहीं करता। नेक्स्ट है क्लोज माइंड। तो ये क्लोज माइंड का मतलब बेसिकली होता है जहाँ पे कि इंसान जो की सोचने समझने की शक्ति जो खत्म हो जाती है, इंसान उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है। अ पर्सन में हैव अ क्लोज माइंड, एक पर्सन जो है वो क्लोज माइंड हो सकता है ड्यू टू द डीप रूटेड प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है बेसिकली भेदभाव की भावना, कई लोगों के अंदर भेदभाव की भावना रहती है, और जो लोग अमीर गरीब या कास्टिज्म को लेके या क्रीड को लेके यानी बेसिकली कलर को लेके अगर बहुत जो डिफ्रेंसिएशन करते हैं, वो हमेशा इस बात में उनका सोचने समझने की शक्ति कम होती है, क्योंकि वो हमेशा अपनी बातों को ऊपर रखते हैं, दूसरे की बातों को नीचे। सुपीरियरिटी, जिनमें के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि वो सोचते हैं भैया मैं बहुत बड़ा हूँ, ये हूँ, इस तरह का, ठीक है। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लिमिट्स इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, ये लोगों की इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड को दबाती है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद सच पर्सन हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, इसीलिए ऐसे लोगों के साथ बात करना बहुत मुश्किल होता है जिन लोगों के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब नेक्स्ट है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ये लास्ट बैरियर है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है, देखिए अब आप देखिए व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। द बैरियर अराइजेस ड्यू टू डिफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये बैरियर तब अराइज होता है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यानी किसी भी संस्था के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है, यानी संस्था के बनावट में दिक्कत होती है, संस्था के मैनेजमेंट में दिक्कत होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर को हम इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। द फर्स्ट इज इनएप्रोप्रिएट मीडियम, यानी मीडियम का इनएप्रोप्रिएटनेस होना है, मीडियम का सही नहीं होना। देखिए वेरियस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज अप्रोप्रिएट, अलग अलग तरह के मेथड्स जो होते हैं वो अप्रोप्रिएट यानी सही होते हैं इन स्पेसिफिक सिचुएशन, कुछ सिचुएशंस में, बट द चॉइस ऑफ अनसुटेबल मीडियम में एक्ट एज अ बैरियर। हाँ, पर अगर आपका चॉइस, अगर आपका मीडियम यानी जो माध्यम आपने चुना है अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, अगर वो सही नहीं है, अनसुटेबल है यानी वो सही नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं बैरियर की तरह काम करेगा, तो ये कहीं ना कहीं बैरियर की तरह काम करेगा ही करेगा। तो इन अप्रोप्रिएट मीडियम का मतलब होता है जहाँ पे कि जो माध्यम आप चुन रहे हो मैसेज के लिए वो उसका गलत होना, गलत माध्यम को चुनना। जहाँ पे ओरल कम्युनिकेट करना है आप रिटर्न कर रहे हो, जहाँ पे रिटर्न करना है वहाँ पे आप ओरल कर दे रहे हो, तो ठीक है। जहाँ तो ये जो अगर माध्यम में आप चेंज करोगे, मीडियम में चेंज करोगे तो दिक्कत होगी। सेकंड है लॉन्ग चेन ऑफ कमांड। लॉन्ग चेन ऑफ कमांड का मतलब होता है जहाँ पे कि बहुत सारे लोगों के पास शक्तियाँ होती हैं, यानी बहुत सारे पावर्स दे दिए जाते हैं, और वही लोग आपस में जो है चीज़ों को मेस यानी कि संभाल नहीं पाते हैं। देखिए लॉन्ग चेन ऑफ कमांड कैन ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम ऑफ फिल्टरिंग। लॉन्ग चेन ऑफ कमांड यानी बहुत सारे लोगों के पास कमांड यानी कि अधिकार अगर दे दिए जाए एक मैनेजर के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा, प्रॉब्लम्स ऑफ फिल्टरिंग, तो फिल्टरिंग की प्रॉब्लम्स जो होती है, फिल्टरिंग जैसे मैं आपको पहले बताया, फिल्टरिंग का मतलब होता है बेसिकली मैसेज को छानना, यानी मैसेज के अंदर जो गड़बड़ियां हैं उसको ठीक करना, क्योंकि मैनेजमेंट के लोग इसको ठीक करते हैं, तो मैसेज के अंदर जो गड़बड़ियां होती है उसको ठीक करने की प्रॉब्लम आती है। इट मीन्स दैट द सेंडर ऑफ द मैसेज मैनिपुलेट्स द इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो सेंडर ऑफ द मैसेज है मैनिपुलेट्स, वो तोड़ मरोड़ के यानी चीज़ों को मैनिपुलेट करता है फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे दैट द रिसीवर टेक्स इट फेवरेबली। हो सकता है कभी कभार ऐसा भी होता है कि सेंडर जो है मैसेज को इस तरह से मैनिपुलेट करता है, इस तरह
वे से उस बातों को बताता है, दैट द इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे दैट द रिसीवर टेक इज फेवरेबली। तो हो सकता है रिसीवर उस चीज़ को फेवरेबली ले ले, या हो सकता है रिसीवर उसको अनफेवरेबली ले, यानी कि या तो उसको ठीक भी ले सकता है, उसको गलत भी मान सकता है। द नेक्स्ट इज पुअर स्पैटियल अरेंजमेंट। स्पैटियल का मतलब होता है जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। स्पैटियल मीन्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी जगह में बेसिक ही नहीं होगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं होगा, जैसे आपको मान लीजिए नीचे बैठा दिया जाए तो आप नीचे नहीं बैठोगे, क्यों? क्योंकि यू वांट टेबल एंड चेयर। तो अगर बेसिक्स नहीं होंगे ना, तो कम्युनिकेशन हमेशा हैम्पर करेगी, प्रॉब्लम हो गई होगा। देखिए, स्पैटियल अरेंजमेंट क्रिएट डिस्टर्बेंस। अगर आपके पास बेसिक अरेंजमेंट्स नहीं है, अगर आपके बेसिक अरेंजमेंट्स अगर आपके पास नहीं है, तो क्रिएट डिस्टर्बेंस, तो लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। ड्यूरिंग कम्युनिकेशन फॉल्टी अरेंजमेंट्स, कम्युनिकेशन के द्वारा फॉल्टी यानी गलत अरेंजमेंट्स ऑफ फर्नीचर, अगर गलत अरेंजमेंट हो जाता है फर्नीचर का, पार्टीशंस का या पाथवेज का, तो ये कहीं ना कहीं मे प्रिवेंट आई कांटेक्ट। तो ये कहीं ना कहीं सेंडर रिसीवर की जो आई कांटेक्ट को बाधित करती है, आई कांटेक्ट ढंग से नहीं हो पाता है। एंड द स्पीकर एंड द लिसनर विच हैम्पर्स द स्मूथ फ्लो कम्युनिकेशन। और यही चीज़ है कि ये रिसीवर और स्पीकर के बीच में हैम्पर, बाधा बन जाती है या रुकावट डालती है स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में। स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में यही चीज़ बाधा डालती है। अब इसको ओवरकम देखिए, व्हाट इज ओवरकम, इसको हम कैसे, इससे हम उभर सकते हैं। देखिए, ओवरकम रेमेडी ऑर्गेनाइजेशन में पहला है प्रॉपर लेआउट, यानी कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की जाती है, कोई संस्था बनाई जाती है, तो इसे बहुत ज़रूरी होता है कि उसका लेआउट जो है, उसका जो स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, उसमें सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो एक्चुअल में नीडेड, रिक्वायर्ड होती है लोगों द्वारा। दूसरा, शॉर्टनिंग ऑफ स्केलर चेन। शॉर्टनिंग ऑफ स्केलर चेन का मतलब होता है कि एक संस्था में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को पावर्स दे देते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पावर्स देते हैं, तो पावर्स का एक तो अनुचित उपयोग होता है, और दूसरा है कि लोगों को से बहुत सारी परेशानी होती है। इसलिए जितने लोगों को पावर्स दिया गया है वो क्या होने चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होने चाहिए या गिने चुने ही होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, हाउ टू ओवरकम द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ये मैंने 5 बैरियर्स के मतलब 5 ओवरकम लिखे हैं, ये कॉमन है। आप चाहें तो सबको डिस्कस करते हुए लास्ट में आप इसको आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए क्या क्या है। देखिए, पहला है, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट रेमेडी टू सीक फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस। अगर हमें बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हटाना है तो फर्स्ट रेमेडी इज टू सीक, कि हम लोगों से प्राप्त करें, क्या प्राप्त करें, उनका फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस, एज दिस वुड एंश्योर वेदर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन टेक प्लेस और नॉट। क्योंकि फीडबैक लेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हुआ है या नहीं हुआ, यानी जो बच्चों को बताना चाहिए तो बताया भी है या नहीं बताया। दूसरा, केयर शुड बी टेकन इन यूजिंग द टोन ऑफ कम्युनिकेशन, कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, जब भी हम बोलते हैं, तो हमारा टोन जो है उसके ऊपर हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा लहजा जो है वो ना बिगड़े। ऐसा नहीं कि जिससे हमें पोलाइट बात करनी है हम रूडली बात करें, जैसे रूडली बात करनी है हम बहुत पोलाइट बात कर रहे हैं, या हार्श हमारे हार्श वॉइस हो जा रही है, या बहुत जो है वॉइस जो है वो एक्सट्रीम लाउड जा रही है। ठीक है, दिस टोन शुड बी मैच विद द स्पीच एक्ट इन्वॉल्व। टोन तभी अच्छा होता है जबकि जो स्पीच एक्ट आपको दिया जाता है, जो आप बोलते हो, जब उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर चीज़ को जब आप ध्यान रखते हो या उसके अकॉर्डिंग जब अपने टोन का इस्तेमाल करते हो, तो वही सबसे बेस्ट होता है। द थर्ड इज देयर शुड बी केयरफुल प्लानिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपका कम्युनिकेशन की प्लानिंग जो है वो केयरफुल होनी चाहिए। फॉर द बेटर कम्युनिकेशन क्लासीफाई द आइडियाज। अगर आपको बेटर कम्युनिकेट करना है तो अपने आइडियाज़ को क्लासीफाई, यानी आप उसको अलग अलग भागों में बांट लीजिए, एंड प्रेजेंट देम इन अ सिंपल वे, और सारे के सारे आइडिया को बहुत सिंपल तरीके से आप प्रेजेंट करिए, एंड ईजी वे एंड ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, और इस तरह से प्रेजेंट करिए कि इंसान ना केवल उसको समझे बल्कि उस लैंग्वेज भी उसको ईजी लगे। यानी कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये होगा, या इसका ओवरकम ये होगा कि जहाँ पे हम केयरफुल प्लानिंग करें कम्युनिकेशन कि हम कुछ चीज़ों कैसे बताएंगे, और कैसे बताएंगे में अपने आइडियाज़ को क्लासिफाई कर लीजिए, और ये देखिए किस तरह से आप क्या चीज़ कर सकते हैं, करवा पाते हैं। नेक्स्ट है, एप्रोप्रिएट नॉन वर्बल सिंबल्स शुड अकम्पेनी वर्बल। अब ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब नॉन वर्बल सिंबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं वर्बल सिंबल्स के साथ, तो वो एक्यूरेट होना चाहिए, यानी गलत सलत कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो आप बोल रहे हो उसी तरीके से आपके फेशियल या आपके जेस्चर यानी हाथों के मूवमेंट्स भी होने चाहिए। शक्ल अगर वैसी नहीं दिखा रही है जो आपका मन बोल रहा है, जो आप बोल रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो 99% कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए एप्रोप्रिएट नॉन वर्बल सिंबल्स का इस्तेमाल होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज एन इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज which there is openness, authenticity, honesty and thought and feelings। देखो, एक effective interpersonal communication हम उसको कह सकते हैं जहाँ पे लोगों के पास authenticity हो, लोग सही बोले, honesty हो
और लोगों के अंदर फीलिंग्स हो, लोग सही तरह से बातों को माने भी। वन शुड लाइक एन ओपन बुक, हम तभी अपने कम्युनिकेशन सुधार सकते हैं जबकि हम एक ओपन बुक की तरह, यानी कि हम लोग जो हम बोल रहे हैं हमारे मन में भी हो, हम लोगों को बता भी रहे हैं, लोग हमको समझ भी रहे हैं। ऑलवेज रेडी टू लिसन, जो हमेशा लोगों की सुनने की तैयार रहे, लोग उसको जो सजेशन देते हैं, जो बातें बताते हैं, उसको हमेशा वो सुने एंड टू गिव फीडबैक, और जब भी उसको लगता है कि सब बातें सही हैं उसका वो प्रॉपर फीडबैक भी दे। तो ये जो तुम्हारे पास अभी जो तुमने जो 4 चीज़ें देखी हैं, ये तुम्हारे पास पूरा बैरियर टू कम्युनिकेशन और उनकी पॉसिबल रेमेडीज हैं। पहले सिमेंटिक बैरियर, लैंग्वेज बैरियर भी कहते हैं, फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर, सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर एंड ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। तो ये 4 आपके बैरियर्स हैं और इसके ये चारों बैरियर्स को पूरा नीचे मैंने एक्सप्लेन कर दिया ढंग से, और ऊपर बैरियर टू कम्युनिकेशन का आपके पास डेफिनेशन भी है। थैंक यू।